नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम एम्पलीफायर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और एम्पलीफायर से जुड़े हुए लगातार बैक टू बैक आपको 2 वीडियो देखने को मिल गए होंगे और तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम पावर एम्पलीफायर के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको एक बार डिटेल से देखेंगे। तो वापस से आपको पावर एम्पलीफायर क्या है मैं याद दिलाऊंगा, देन पावर एम्पलीफायर के संबंध में बातें हम करेंगे। अर्थात हमने बोला था कि ऑपरेशन के आधार पर एम्पलीफायर, तो वो पावर एम्पलीफायर्स के ही क्या थे, टाइप्स थे। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम तो डालना कौन सा है, पावर एम्पलीफायर डालना है। टॉपिक का नाम क्या डालना है, पावर एम्पलीफायर। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, जस्ट याद दिलाऊंगा, इसलिए जिन्होंने पहले से टॉपिक डाल रखा है उनको डालने की जरूरत नहीं है। वो जो अध्ययन करेंगे वो पावर एम्पलीफायर में ही अध्ययन करेंगे। याद दिलाऊं दोबारा से एक बार, सभी ओके हो, तैयार हो? हाँ, तो पावर एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर होता है जो निवेशी संकेत है उनकी शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। केवल वोल्टेज और केवल करंट नहीं, एंटायर पावर को बढ़ाने का काम करता है, शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। क्लियर है सभी दोस्तों को? हाँ जी, ये किसी भी जो उपकरण है एम्पलीफायर वाला उसके अंतिम स्टेज में लगाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास में पावर पड़ जाती है कमज़ोर, तो उस संकेतों को बढ़ाने के लिए अंत में जो एम्पलीफायर लगता है वो कौन सा लगता है, पावर एम्पलीफायर लगता है। इसका प्रवर्धन गुणांक का मान क्या होता है दोस्तों, कम होता है। किसकी तुलना में? वोल्टेज एम्पलीफायर की तुलना में। इसे हम लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर की भी संज्ञा देते हैं। तो ये सारी बातें हम लिख चुके थे। पावर एम्पलीफायर शक्ति बढ़ाने के लिए जो हमारे ट्रांजिस्टर है उसको बायसिंग के लिए दी गई डीसी सप्लाई का उपयोग करता है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि तुम बिना खाए काम नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब वो पहले ऊर्जा लेगा तभी तो बढ़ाएगा। अब वो भगवान तो है नहीं कि 2-5 रुपये फेंके 20 रुपये, सही है कि नहीं है? पहले से उसके पास में कुछ होगा, उसी से तो मिला करके आपको देगा। भाई आप 5 रुपये दो, आपके ब्याज के पैसे बनेंगे, तभी तो बोलते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करो 5,000 रुपये और 3 साल के बाद में मिलेंगे 7,000 रुपये। इसका मतलब हमारे पैसे का ही ब्याज है, हाँ या ना? उसी प्रकार बाइसिंग में जो हम डीसी सप्लाई देते हैं उस डीसी सप्लाई का उपयोग करके वह संकेतों को बढ़ाने का कार्य करता है। पावर एम्पलीफायर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसमें कुछ विशेष टाइप्स की हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो कुछ विशेष टाइप की चर्चा करेंगे, उसमें हालांकि तुम्हारे स्तर पर तुम्हारी किताबों में 2-2 लाइनों से ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिखो क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर, श्रेणी एम्पलीफायर लिख लो भैया। तुमको हिंदी में ही लिखना है तो इतने तो गंवार कोई भी नहीं है कि क्लास ए का मतलब नहीं जानता होगा। बोलते नहीं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो क्लास ए एम्पलीफायर। अब सुनो मेरी बात को, क्लास ए एम्पलीफायर होता है। इस क्लास ए एम्पलीफायर में होता क्या है दोस्तों, पहले तो ये समझो। पहले तो मुझे ये बताओ दोस्त कि जो हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे, उसका निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र मतलब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के मध्य होती थी? तो धारा आईसी और वीसीई के मध्य। बोलो हाँ या ना? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो निर्गत अभिलाक्षणिक बनता था वो आईसी और वीसीई के बीच में बनता था। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि मैंने जब आपको फिक्स बायस पढ़ाया था, लेक्चर यूट्यूब पर डाला था, उसमें मैंने लिखा था कि धारा का अधिकतम मान कितना होता है, वीसीसी बटा आरसी, और वीसी का अधिकतम मान कितना हो सकता है, वीसीसी। हाँ या ना? तो इन दोनों अर्थात आईसी के अधिकतम मान और वीसी के अधिकतम मान को मिलाने वाली रेखा को हमने क्या नाम दिया था, लोड लाइन। क्या नाम दिया था दोस्तों, लोड लाइन। ओके। और जब मैंने आईसी और वीसी के बीच में जो ग्राफ खींचा था वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आया था कि नहीं आया था, हाँ या ना? तो ये क्या हो गया मेरा दोस्तों, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। ये क्या हो गया, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र।
देखो चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करोगे, मैंने क्या बोला था कि यदि ट्रांजिस्टर टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी पेचीदा हैं। अगर ट्रांजिस्टर समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो फिर ये बच्चों का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? सक्रिय, ये सैचुरेशन, और नीचे वाला कट ऑफ क्षेत्र। तो सारी बातें अगर जिन्होंने पढ़ी होंगी उसके मुंह से निकल रहा होगा जवाब, और नहीं पढ़ी है तो दैट्स कॉल्ड फीलिंग ओनली। फीलिंग लेते हैं कि नहीं लेते? हाँ जी। तो सुनो, तो दो चीज़ हो गई कि अधिकतम धारा और अधिकतम वोल्टेज को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? लोड लाइन। अगर वो डीसी के लिए बात करेगा तो डीसी लोड लाइन, और एसी संकेत के लिए बात करेगा तो एसी लोड लाइन। ऐसा कहा जाता है, वैसे एक्चुअल में बनता भी है, कि एसी लोड लाइन है उसका जो स्लोप होता है वो डीसी लोड लाइन की तुलना में क्या होता है? कम होता है। इसका स्लोप ज़्यादा आता है, उसका स्लोप थोड़ा सा कम आता है, मतलब वो थोड़ा खड़े नेचर का होता है। ओके, हाँ। और ये क्या हो गया हमारा? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो जिस बिंदु पर, गौर करना कि जिस बिंदु पर लोड लाइन और अभिलाक्षणिक वक्र, और वो भी कौन सा? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र काटते हैं, उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं हम? क्यू बिंदु। क्यू बिंदु या ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं। ये हेल्पर में कई बार पूछा हुआ है कि क्यू बिंदु होता क्या है। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, पढ़ेंगे क्लास ए एम्पलीफायर, लेकिन इस बात को फिर से लिख देता हूँ, मुझे पता है इतना ही तुमको याद रहता है। तो है क्या एक्चुअल में लाइन कि अगर लोड लाइन में भी बात करूँ ना तो ये सबसे करेक्ट वाली बात आती है, वो किसके लिए सत्य होता है? डीसी लोड लाइन। तो लिखो कि डीसी लोड लाइन तथा कॉमन एमिटर अभिविन्यास, क्योंकि एम्पलीफायर में 100 में से 99% केस में कौन सा? कॉमन एमिटर। तो डीसी लोड लाइन तथा कॉमन एमिटर अभिविन्यास का निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र जिस बिंदु पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को क्यू पॉइंट, भाई क्यू पॉइंट का मतलब बिंदु होता है, क्यू पॉइंट, या अंग्रेजी में दूसरा नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। स्थायित्व के लिए हम ये चाहते हैं कि ये क्यू बिंदु हमेशा क्या होना चाहिए? इसके मध्य में होना चाहिए। मध्य में ही क्यों होना चाहिए? तो अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा। ये लाइन लिख लो, इसको मैं तुरंत मिटाने वाला हूँ, इस लाइन को मैं तुरंत मिटाने वाला हूँ। तो जल्दी से लिख लीजिए कि डीसी लोड लाइन और अभिलाक्षणिक वक्र जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्यू पॉइंट, इसका पूरा नाम होता है क्यूसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये वाली लाइन तो मैं मिटा रहा हूँ। अब सुनो, अब हमें किसके बारे में जानना है? क्लास ए एम्पलीफायर के बारे में जानना है। क्लास ए एम्पलीफायर के लिए ये चीज़ काम की है, इसलिए हमने इसको बनाया है। ओके, तो ये जो क्लास ए एम्पलीफायर है इसमें क्या देंगे हम? कोई निवेशी संकेत देंगे, हाँ या ना? अर्थात ये क्या है मेरा क्लास ए एम्पलीफायर, और ये क्या है? हमारे इनपुट सिग्नल। तो दोस्तों जब हम क्लास ए एम्पलीफायर को इनपुट संकेत देते हैं ना, तो इससे क्या मिलेगा? कोई आउटपुट संकेत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है कि अगर जैसा संकेत देते हैं वैसा का वैसा ही संकेत मिलता है, लेकिन उसकी आयाम बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, अर्थात जो संकेत है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और ये एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें पूरे 360 डिग्री चालन होता है। कितने डिग्री का चालन होता है? 360 डिग्री। सर क्या मतलब है? हम नहीं समझ पाए। तो इसका मतलब ये है कि तुम अगर यहाँ से कुछ इस प्रकार का संकेत दोगे ना इनपुट की साइड पे, ये इनपुट वाली लाइन हो गई और ये आउटपुट वाली लाइन हो गई, तो आउटपुट साइड की तरफ तो तुम देखोगे तो पूरा का पूरा संकेत आपको प्राप्त होगा। मतलब जो देंगे वैसा का वैसा आएगा, किसी प्रकार का कोई संकेत कटेगा नहीं।
ये इनपुट का देखो आधा नीचे जा रहा होगा आधा ऊपर, तो यहाँ गिरेगा तो यहाँ से टकराने के बाद में यूँ नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये इधर से आ गया और ये इधर से आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू बिंदु होता कहाँ है, तो लोड लाइन के बीच में। कहाँ पर होता है, लोड लाइन के मध्य में। ये एग्जाम की क्वेश्चन है सीधे कि क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू बिंदु कहाँ होता है, तो लोड लाइन के मध्य में होता है। किसी प्रकार का कोई संकेत का डिस्टॉर्शन नहीं होता है, जैसा दे रहे हैं वैसा का वैसा ही फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है, तो किसी प्रकार का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। ओके बात। तो अगर कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है तो ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है। लेकिन इसकी एक कमी रह गई, क्या कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई चीज़ में सारी सुविधाएं नहीं हो सकती हैं, एक सुधारते हैं तो दूसरा बिगड़ता है। तो इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसकी दक्षता आदतन 25% ही मानी जाती है और अधिकतम ले जाओगे तो 35%। और यदि इसमें कपलिंग के रूप में मैं ट्रांसफॉर्मर काम में लूँगा तो इसकी दक्षता कितनी तक जा सकती है, 50% तक जा सकती है। तो सामान्यतः 35%, 25 से 35, और ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के साथ में अधिकतम दक्षता कितनी, 50% तक हो सकती है। लिखो तीनों लाइनें यही काम की इस एम्पलीफायर के लिए। तो लिखो क्लास ए एम्पलीफायर में, क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू बिंदु कहाँ होता है दोस्तों, क्यू बिंदु लोड लाइन के मध्य में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस एम्पलीफायर की कि क्लास ए एम्पलीफायर में क्यू बिंदु लोड लाइन के मध्य में अर्थात मिडिल में होता है। मध्य में होगा तो कितने डिग्री का चालन होगा, पूरे 360 का 360 डिग्री कंडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो लिखो इस एम्पलीफायर में 360 डिग्री का चालन होता है। 360 डिग्री का मतलब जो संकेत देंगे पूरा का पूरा पास होगा कि नहीं होगा, तो 360 डिग्री का चालन होता है। इस एम्पलीफायर में विरूपण का मतलब अंग्रेजी में डिस्टॉर्शन नहीं होता है। अरे कोई संकेत कट रहा है क्या यार, नहीं होता है ना। बस कमी क्या रह गई कि इस एम्पलीफायर की दक्षता सामान्यतः 25% से, कुछ बुक वाले सिर्फ 25 ही लिखते हैं, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है तो 25 भी और 35 भी हो तो जवाब 35 कर देना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। 25 से 35% के मध्य होती है। लेकिन अगर इसके साथ में मैं किसकी कपलिंग काम में लूँ, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, तो क्लास ए एम्पलीफायर में यदि हम ट्रांसफॉर्मर कपलिंग लेंगे तो इसकी अधिकतम दक्षता कितनी हो सकती है, 50% हो सकती है। लिखो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के साथ क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता, क्लास ए एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता 50% होती है। तो पूछे कि विद ट्रांसफॉर्मर कपलिंग मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50। विदाउट कपलिंग मैक्स टू मैक्स कितनी जा सकती है, 35% जा सकती है। सिर्फ ये लाइनें काम की है किसके लिए, क्लास ए एम्पलीफायर। क्यू बिंदु के बारे में जान लिया कि ये किस में होता है, मिडिल में होता है। अब बाकी 2-3 के बारे में भी ऐसे ही चर्चा हम करेंगे। तो इसकी कमी क्या रह गई कि इसकी दक्षता कम होती है। तो दक्षता को सुधारने के लिए नया बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे,
भाई बोल रहे हैं कि सारा काम सही है, लेकिन जो दे रहा है उसकी 70% पावर को तो लॉस में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो नया एम्पलीफायर बनाएंगे। हाँ जी, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ख़त्म करें या फिर आगे बढ़ेंगे, हाँ या ना। चलो लिखो अगला वाला। अब अगर तुम चाहो तो इस चीज़ को मैं एक जस्ट टेबल के माध्यम से भी बता सकता हूँ। एक टेबल में सारी कहानी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो टेबल में ही समझा दूंगा सारी बातों को, आपको आसान भी हो जाएगा और कम समय में भी आपका कवर हो जाएगा। तो एक टेबल ही बना लेते हैं। तो टेबल के रूप में लिख लो, एक तरफ तो लिख लो एम्पलीफायर, एक तरफ लिख लेंगे एम्पलीफायर, एक तरफ लिख लेंगे उनकी कितनी क्या दक्षता, और एक तरफ देख लेंगे उनमें कंडक्शन कितना होता है, मतलब चालन कितना है, और एक तरफ देख लेंगे उनका फिगर, आकृति कैसी नज़र आएगी, ठीक है ना। तो सिग्नल संकेत देखेंगे कि संकेत कैसे होते हैं, कितने संकेत पास